बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि पीएचडी को विद इन टाइम स्पैन हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बहुत सी माइनर चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो अपनी पीएचडी टाइम पे नहीं ख़त्म कर पाते। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें थोड़ी सी प्लानिंग जो है वो हमें अपनी पीएचडी को टाइम से और प्रोडक्टिवली ख़त्म करने में मदद दे सकती है। तो इस सिलसिले में मेरे 10 पॉइंट्स हैं जो मेरी सजेशंस हैं पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, और मैं समझता हूँ कि अगर वो उन 10 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत टाइम से अपनी पीएचडी जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन या ये वीडियो जो है ये मैंने पाकिस्तान के अंदर जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके हवाले से प्रिपेयर की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग बाहर पीएचडी कर रहे हैं जैसे चाइना, मलेशिया या यूरोप में, तो उनको भी इस प्रेजेंटेशन से या इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है कि वो कैसे वो माइनर सी चीज़ें हैं जिन्हें वो अगर अकोमोडेट कर लें तो वो भी अपनी पीएचडी जो है वो टाइम से फिनिश कर सकेंगे। इस सिलसिले में जो पहली मेरी सजेशन है सबके लिए वो ये है कि आप जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए, चाहे पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर, तो हमेशा जो है वो अपनी रूल बुक पढ़ें, जिसे हम स्टूडेंट हैंड बुक भी कहते हैं। आप उसे पढ़ें, उसके अंदर जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं और जो टाइमलाइन है पीएचडी स्टडीज़ के लिए, उसे ज़रूर पढ़ें। अमूमी तौर पे स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद सारा कुछ जो है वो पीएचडी सुपरवाइज़र के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको खुद पता होने चाहिए। सुपरवाइज़र जो है वो भी एक इंसान है और वो भी भूल सकता है, उसके जहन से भी चीज़ें निकल सकती हैं। और अबव ऑल मैं ये समझता हूँ कि पीएचडी आपका इंडिविजुअल एक्ट है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएचडी स्टूडेंट के ऊपर आती है। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी होते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें कोर सब्जेक्ट्स भी कहते हैं या कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट भी ना पढ़ा हो तो आपकी पीएचडी की डिग्री नहीं होगी, चाहे आपने बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर ली हो। इस सिलसिले में एक एग्जांपल ये है कि हमारे एक कोलीग थे काइस्ट में, तो माशाल्लाह उन्होंने सारी पीएचडी मुकम्मल कर ली, और जब वो फाइनल अपना सारा सबमिशन लेके अपने डिपार्टमेंटल ऑफिस में गए तो उन्होंने उन्हें बताया कि आपके प्रोग्राम में ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी किसी एक कोर्स की, 1 क्रेडिट कोर्स की, तो वो आपका पूरा नहीं है। और मीनवाइल जो डेडलाइंस डिपार्टमेंट ने डिफ़ाइन की थी वो उससे आगे जा चुके थे, टाइम बार हो गया था, तो इसी वजह से उन्हें एक सेमेस्टर और जो है वो लगाना पड़ा। इसी तरह मेरे एक और दोस्त थे चाइना में, तो उन्होंने पीएचडी का थीसिस सबमिट करवाया जो डेडलाइन डिपार्टमेंट ने उन्हें दी थी, तो बिल्कुल टाइम पे जाके पता चला कि जी जो रेफरेंस स्टाइल उन्होंने यूज़ किया हुआ था दैट वाज नॉट एट पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, और इसी वजह से उन्हें भी 6 मंथ्स और टाइम लगा कि वो अपनी पीएचडी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें। इसी तरह टाइमलाइन भी है। टाइमलाइन में ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी पेट टाइमलाइन है कि जी आपने इतने टाइम में आपने कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, आपका ये जीपीए होना चाहिए जो यूजुअली पीएचडी के केस में 3 होता है। उसके अलावा इस सेमेस्टर से पहले आपका साइनॉप्सिस सबमिट होना चाहिए, यहाँ तक आपका साइनॉप्सिस डिफेंस हो जाना चाहिए। इसी तरह सेमेस्टर के अंदर भी कुछ डेट्स और टाइमलाइंस आती हैं। फॉर एग्जांपल कि फ़ाइनल सेमेस्टर है तो इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप थीसिस डिफेंस करना चाहते हैं। इस डेट तक आप थीसिस डिफेंस के बाद अपनी कॉपी सबमिट करवाएंगे जो फ़ौरन एवेल्युएशन के लिए जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रूल्स, रेगुलेशंस और टाइमलाइन के अंदर होती हैं, और टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको रूल्स का पता हो, आपको पता हो कि कब आपने किस काम को कंप्लीट कर लेना है। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशल प्रॉब्लम होता है, एक सेमिनार भी होता है, वो 1 क्रेडिट का होता है और उसकी मतलब उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो, आपने रूल बुक ही ना पढ़ी हो और आपको यही ना पता हो कि आपने एक स्पेशल सेमिनार करना है या स्पेशल प्रॉब्लम सबमिट करना है, तो सिर्फ एक उस क्रेडिट की वजह से आप समझे कि पूरा पीएचडी का काम आप ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट चूँकि पूरी नहीं हुई तो इंस्टीट्यूट आपको डिग्री नहीं देगा। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप कहेंगे कि जी मेरे पीएचडी सुपरवाइज़र ने मुझे गाइड नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि ये आपका लेम एक्सक्यूज़ है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो जितना आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होगा, मेरा ख्याल है कि उतनी आपकी पीएचडी की प्लानिंग जो है वो उतनी परफेक्ट हो जाएगी।
इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि चाहे आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, चूँकि आपको पता है कि पीएचडी का जो कोर है वो रिसर्च है, तो इस सिलसिले में सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप अपना कोर्स वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो कंप्लीट करें। क्योंकि जब आप मिक्स में चल रहे होते हैं कि कोर्स वर्क भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे आपका फोकस टूट रहा होता है। उसी फोकस को कायम रखने के लिए मेरी सजेशन ये है कि आप अपने कोर्स वर्क को जल्द अज जल्द पूरा करें। अगेन, इतना कोर्स वर्क पढ़ना है, पाकिस्तान में तो डिफाइंड है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में भी, आरएचएससी की गाइडलाइन भी यही है कि 18 क्रेडिट आवर का कोर्स वर्क आपका होना चाहिए। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, चाइना में, मलेशिया में क्या है, आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और उसी हिसाब से आपको मिनिमम जो कोर्स वर्क की डेफिनेशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम्स, सिनॉप्सिस सबमिशन और डिफेंस, इसको भी जितना जल्द मुमकिन हो आप इनको कंप्लीट करें। अब इनमें भी डिफरेंट टाइम बार्स हैं। फॉर एग्जांपल, कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम आपका तभी होगा जब आपका कोर्स वर्क पूरा होगा, और कोर्स वर्क विद मिनिमम जीपीए आप उसको इंश्योर करेंगे कि उसके साथ हो। इसी तरह साइनॉप्सिस सबमिशन की एक डेडलाइन आती है, और जब आपका साइनॉप्सिस रिटर्न में एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो आपको कॉल करते हैं कि नाउ यू कैन डिफेंड योर साइनॉप्सिस, और बहुत सी यूनिवर्सिटी में ओपन डिफेंस में होता है। तो वो आपको टाइमलाइंस और डेडलाइंस आपको पता होनी चाहिए कि कब आप ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको डेडलाइंस टाइमलाइंस ही नहीं पता तो आप डेफिनेटली ओवर टाइम जाएंगे, और ये छोटे छोटे डिलेज जो है ना, ये बुनियादी तौर पे आपकी बाकी बहुत से एक्टिविटीज़ को डिले कर देंगे। फॉर एग्जांपल, कि अगर आप इरसिप पे जाना चाहते हैं तो इरसिप की एक कंडीशन ये भी है कि आपका साइनॉप्सिस एक्सेप्टेड हो, अप्रूव्ड हो। अब आपको भी पता है कि पाकिस्तान में पीएचडी का जो साइनॉप्सिस है उसकी अप्रूवल के लिए आपको डिपार्टमेंट, फैकल्टी, बसर में जाना पड़ता है, और बसर के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं वो सिंडिकेट से अप्रूव होते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी लंबी एक क्यू है। आप अगर एक लाइन भी स्किप कर जाएं तो वो क्यू दोबारा से ऑपरेट करेगी और आपका वो टाइम डिले जो है वो उसके अंदर आएगा। इस सिलसिले में दूसरी बात यह है कि अगर आपका साइनॉप्सिस डिफेंस लेट हो गया है तो आपका इरसिप भी लेट हो जाएगा। इरसिप लेट हुआ है तो बाकी बहुत से मामलात जो हैं वो भी आपके डिग्री के लेट होना शुरू हो जाएंगे। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि बहुत से स्टूडेंट इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, जो मेरा ख्याल है नॉन टेक्निकल हैं, जो बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट है, रिसर्च का पार्ट नहीं है, उनमें कमी कोताही की वजह से उनकी पीएचडी जो है वो लेट होना शुरू हो जाती है। चौथे नंबर पे जो चीज़ मेरे लिए अहम है वो ये है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को भी एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो स्टार्ट कर दें। मेरी सजेशन यही होगी कि आप पहले साल के अंदर ही अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दें। इस सिलसिले में मैं ओपनली कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो इतना इस चीज़ को फोकस नहीं करते। उनको ये होता है कि जी हमारा कोर्स वर्क है तो हम कोर्स वर्क पढ़ेंगे, और वो 80% 90% पीएचडी स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि जी पहला साल तो कोर्स वर्क है, इसमें कोई रिसर्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग नहीं है, कोई सुपरवाइज़र ढूंढने की कोई कोशिश नहीं है, रिसर्च टॉपिक की कोई कोशिश कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग ब्लैंक सिर्फ अपने कोर्स वर्क पे फोकस करते हैं। कोर्स वर्क की एक अहमियत ज़रूर है, रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप इतना ओवरवेलमिंग कर दें कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो छुप के रह जाएं। और इसमें एक और चीज़ भी जो मैंने नोट किया वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स प्राउडली कहते हैं जी 4 आउट ऑफ 4 जीपीए है। फिर वही बात, सब्जेक्ट्स अहम हैं, कोर्स वर्क भी अहम है, लेकिन इसको ओवर शेडो ना करें या ओवर इम्पोर्टेंस में ना लेके जाएं कि बाकी सारे काम रुकने शुरू हो जाएं। जो कमी मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में देखी है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, बाहर भी कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं लेकिन कुछ ज़्यादातर नहीं करते क्योंकि वहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि कोर्स वर्क में लैब में तो बिल्कुल नहीं जाना, यानी सुपरवाइज़र के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो फ़ौरन और पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे 12 घंटे की लैब होती है बाहर। प्रोफेसर कहता है जी 12 घंटे लैब में काम करना है, और कोर्स वर्क है तो जब कोर्स वर्क क्लास का टाइम है जाएँ क्लास पढ़ें, वापस आ जाएँ लैब के अंदर और लैब के बाकी मामलात करें। पाकिस्तान में क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जी कोर्स वर्क एनरोल करवा लिया, क्लास पढ़ी और निकल लिए। इस वजह से वो फिर बाद में कहते हैं ओ जी ये आप चाइना से या कोरिया से 2.5 साल में, 2 साल में या 3 साल में कैसे पीएचडी करके आ गए, पता नहीं जी क्या होता है, कैसे करके आ जाते। असल में वो टाइम यही होता है। आप देखिए 12 आवर्स को, और आप जो 4-5 घंटे पहले साल में दे रहे हैं, आपका टाइम डिले है वो उतना ही टाइम जो है वो एक्सटेंड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, लेकिन आपका लॉस इन टर्म्स ऑफ ईयर्स है
उनका जो है वो इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ आवर्स है। तो इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना चाहिए। मेरी सजेशन ये है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, देखें, यू नीड टू बी अ सोल्जर और इसी तरह से काम करें। डे वन से समझ लें बस पीएचडी शुरू तो शुरू, क्लास का जो टाइम है क्लास पढ़ें, उसके बाद अपने सुपरवाइज़र को ढूंढें। अगर आपको सुपरवाइज़र अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, सुपरवाइज़र अलॉट हो चुका है, तो उसके साथ आप साइनॉप्सिस पे काम शुरू कर दें, टॉपिक रिसर्च टॉपिक या रिसर्च टाइटल पे काम शुरू कर दें। साइनॉप्सिस ख़त्म करें, साइनॉप्सिस फाइनल हो गया तो रिसर्च का मैप आपके सामने है, और देन गो टू लैब। अच्छे जो प्रोफेसर्स और सुपरवाइज़र्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को लाजमी मौका देते हैं कि वो आएँ और लैब में काम करें, क्योंकि इसी तरह से तो टाइम पे आपका काम मुकम्मल होगा। एमफिल आपने किया है, रिसर्च का कुछ टेस्ट आपके पास है, आप फिर कोर्स वर्क में 1 साल ज़ाया कर देते हैं, तो फिर आपको वो जो एक बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, उसको ओवरकम करने में फिर टाइम लगता है। उस चीज़ को करते करते आप एक आध सेमेस्टर और ज़ाया कर देते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 साल से ऊपर, अक्सर स्टूडेंट 3 साल से ऊपर चले जाते हैं और 5 साल 7 साल तक जो है वो डिले कर देते हैं। उस सिलसिले में एक और चीज़ भी जो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप जल्दी पीएचडी कर लेंगे तो यू विल बी अर्ली इन द जॉब मार्केट, और जॉब मार्केट के हालात आपके सामने हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कोशिश करें उनको फर्स्ट ईयर के अंदर ही शुरू कर दें। पहले सेमेस्टर में मैं कहूँगा कि साइनॉप्सिस का सारा काम मुकम्मल कर लें, और सेकंड सेमेस्टर में कोर्स वर्क के साथ साथ आप अपनी लैब को भी शुरू कर दें। कोर्स वर्क को चलाएं, 50-50% पे भी चलाएंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि फिर भी आप एक अच्छा एक्सपेरिमेंट मीन्स 1 रिसर्च पेपर डेटा जो है वो आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। 5वें नंबर पे ये है कि पहले साल के अंदर आपकी एक पब्लिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। इसकी एक वजह यह है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी वजह यह है कि रिसर्च आउटपुट आपकी मेजर ही पब्लिकेशन की फॉर्म में होगी, तो आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो सबमिशन प्रोसेस की जो नट एंड बोल्ट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें वो भी कवर हो जाएंगी। तो इसमें 2-3 मोड हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बेहतरीन तो ये है कि आप अपना जो लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है फॉर साइनॉप्सिस उसको एक्सटेंसिव बनाएं विद द हेल्प ऑफ योर सुपरवाइज़र, और उसको इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च रिव्यू पेपर सबमिट करने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर भी फाइनल हो जाएगा और आपको एक पेपर इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू पेपर भी मिल जाएगा दैट यू कैन ऐड इन योर सीवी। कॉन्फिडेंस आएगा बिकॉज यू हैव अचीव्ड 1 माइलस्टोन। इसके साथ बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि आप अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करें कि जो आपने सेकंड सेमेस्टर में आपने एक्सपेरिमेंट किया है, या आप ओवर स्मार्ट हैं और आपने पहले सेमेस्टर से ही रिसर्च वर्क भी शुरू की है, तो आप एक रिसर्च पेपर भी अगर रिव्यू पेपर के साथ कर दे तो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन अगर आप रिव्यू पेपर पे रहते हैं तो मेरे लिए ये भी फिजिबल है। तीसरा जो लीस्ट ऑप्शन है वो भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एमएस भी उसी लैब से करते हैं और पीएचडी भी उसी लैब में एनरोल कर देते हैं, तो आप अपने एमएस के काम को ही पब्लिश कर लें पीएचडी के पहले साल में। टाइम है, काम किया हुआ है, उसी को ही आप, बड़ी थीसिस भी हो चुका, सब कुछ हो चुका, तो आप बहुत थोड़े से टाइम में उस पेपर को पब्लिश कर लेंगे। ये आपकी अचीवमेंट भी होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और बाकी सारे मामला भी आपके तय होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमें हर चीज़ में रिवार्ड चाहिए। वी आर ह्यूमंस। साइंस इज़ अ बोरिंग थिंग। उसमें आपको जो छोटे माइलस्टोन्स हैं या अचीवमेंट्स हैं, दे हेल्प आउट। सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर लेना और पब्लिकेशन ना करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी पब्लिकेशन प्लान के अंदर भी, कि एक्सपेरिमेंट जब आप मुकम्मल कर लें तो आप लैब में ना जाएं। 1 महीना लगे, 15 दिन लगें, आप अपने उस रिसर्च डेटा को पेपर में कन्वर्ट करें, सबमिट करें, एंड देन अगेन गो टू द लैब फॉर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। 6th प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जो ईयर 2 है उसके अंदर एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसको आप रन करें। अब ये तभी मुमकिन होगा जब आपने पहले 2 सेमेस्टर्स को स्मार्टली और हार्ड वर्किंग के साथ किया होगा। जैसे पहले सेमेस्टर में आपने अपना साइनॉप्सिस राइट अप सारा क्लियर कर लिया, सबमिट कर दिया, दूसरे में से डिफेंस भी कर लिया, साथ में आपने एक एक्सपेरिमेंट भी रन कर लिया, रिव्यू पेपर का भी कुछ काम है अगर आपने कर लिया है। तो तीसरे सेमेस्टर में नाउ यू आर, अब आप जो प्रोजेक्ट की जो निटिगिटीज़ हैं वो भी आपके सामने क्लियर हैं, लैब कल्चर के साथ भी आप फेमिलियर हो गए हैं, सुपरवाइज़र के साथ भी इक्वेशन बन गई है। तो अब आप दूसरे साल को एक्सटेंसिवली अपनी रिसर्च के ऊपर लगाएं। रिसर्च में स्पेशली जो लैब रिसर्च है उसके हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ। इसमें ना कुछ छोटी सी प्लानिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
उसमें यह है कि ऐसे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स जो मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में आपका प्लान बड़ा वाज़े होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट डे ऑटोक्लेव यूज़ करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि कोई और यूज़ नहीं कर रहा। अगर ऐसे दिन हफ्ते में जहां आपको पता हो कि ऑटोक्लेव के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है तो उनको आप स्किप करना शुरू कर दें। आप अपने आप को उन डेज़ में शिफ्ट करें जहां उस पर लोड कम है, वहां पे आप उन दिनों में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करें। आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ग्लासवेयर आप मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं सेम साइज़ और सेम वॉल्यूम का, तो आप अपने एक्सपेरिमेंटल रन्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल आप अगले दिन कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें एक ऐसा रीजेंट आपको चाहिए जो आपके अलावा भी कोई बंदा यूज़ कर रहा है, तो ये कैलकुलेट कर लें कि आपको नेक्स्ट डे इस रीजेंट का कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, और चेक कर लें कि बॉटल में क्या उतना वॉल्यूम मौजूद है कि यू कैन डू योर एक्सपेरिमेंट सफिशेंटली। इसमें प्रॉब्लम बाज़ ये आता है, हमारे साथ भी आया था कि एक रीजेंट था जिसको प्रिपेयर करने के लिए 6 से 8 घंटे लगते थे। अब अगर आपका वो रीजन जिसको प्रिपेयर करने में 6-8 घंटे लगते हैं, आप सुबह में आते हैं, आप देखते हैं कि आपको तो 50 ml चाहिए और बॉटल के अंदर है 40 ml, अब 10 ml कम है। अब आप क्या करेंगे? दैट मीन्स कि आपको रीजेंट बनाना पड़ेगा। आए आप इसलिए थे कि मैं लैब एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा, लेकिन आपका वो सारा दिन रीजेंट बनाने में गुजर जाएगा, क्योंकि रीजेंट के बगैर आपका एक्सपेरिमेंट नहीं आगे चलेगा। तो ये जो माइनर छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखें। माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, कोई ऐसा बॉटल नेक इक्विपमेंट तो नहीं है जो कोई और यूज़ कर रहा है। HPLC है, आपसे पहले एक बंदा रन कर रहा है, अब आप फिर डिले टाइम में चले जाएंगे। ये जो लैग टाइम है ये भी आपकी PhD को और रिसर्च वर्क को पीछे खींचता है। तो दूसरे साल में आपने एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, तो उसमें भी आपको बड़ी फाइन ट्यून जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए, और ये चीज़ देखनी चाहिए कि वीक के किन दिनों में जो है वो लैब पे रश नहीं होता। एक और भी चीज़ हो सकती है, पाकिस्तान में लेट आने का बड़ा कल्चर है, तो टाइम पे जाएं लैब में, सुबह जाते साथ ही इक्विपमेंट जो है वो अपना चला दें, अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। जब तक लोग आएंगे आप उस वक्त तक शायद लंच पे जाने वाले होंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको हेल्प आउट कर सकती है कि आप अपने एक्सपेरिमेंटेशन को स्पीड अप कर सकते हैं। 7 नंबर पे ये है कि आपने अपना, पाकिस्तान में है तो आपने अपना इरसिप भी प्लान करना है। और इरसिप जो है वो अब मेरे ख्याल HEC की कंडीशन ये है कि 2 साल के बाद साइनॉप्सिस अप्रूव्ड हो, सुपरवाइज़र अप्रूव्ड हो और अलॉटेड हो, वो सारी चीज़ें आपने मुकम्मल करनी है। तो पहले तो ये है कि इरसिप की सारी कंडीशंस नोट कर लें और उनको फुलफिल करें। अगर ये बात ट्रू है कि 2 साल के बाद जाना है, तो आपको प्लानिंग दूसरे साल में ही शुरू करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि एंड पे जाके आप इरसिप की प्लानिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सी बॉटल नेक्स हैं। उनकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप अमेरिका जाना चाहते हैं, पहले तो आप सुपरवाइज़र ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल आपको सुपरवाइज़र मिल भी गया है तो वीज़ा की जो कंडीशंस है दैट टेक टू लॉन्ग, तो आपको दूसरे साल में ये सारे मामलात जो है वो शुरू करने पड़ेंगे। जितने आप शुरू कर सकते हैं वो ज़रूर शुरू करें। कोशिश ये करें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इरसिप पे चले जाएं। उसमें यह है कि आपने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन साल ईयर 2 में मुकम्मल कर ली है, उनको कोशिश करें पब्लिश करें। अगर आप इरसिप का सुपरवाइज़र पहले ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कुछ लैब्स की अच्छी कोलैबोरेशन होती है, तो उसको उसी टाइम पे सेकंड ईयर से ही अपने साथ अटैच कर लें, और जो आप पेपर लिखते हैं आप उसको भी भेजें कि वो रिव्यू करें, और उसको एज अ को ऑथर उसके अंदर जो है वो ऐड कर दें। इसका कुछ इम्पैक्ट बहरहाल ज़रूर होता है। अभी भी कुछ जो है बायसनेस जर्नल्स में जर्नल्स में है कि जी फॉरेन कोलैबोरेटर हो तो पेपर थोड़ा सा जल्दी छप जाता है। स्पेशली जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनकी बायसनेस मैं समझता हूँ कि अभी भी है, वो आपको हेल्प आउट करेगा। दूसरा ये है कि आपके इरसिप के सुपरवाइज़र को आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि मेरे पास एक प्रोएक्टिव बंदा आ रहा है, हार्ड वर्किंग आ रहा है, तो उसके साथ भी आप पहले से तय कर लें कि आपने 6 महीनों में क्या प्लान करना है। अमूमी तौर पे लोग इरसिप में लैंड कर जाते हैं और उन्हें वो अभी इन्वायरमेंट वेदर से मैचअप कर रहे होते हैं, पैचअप कर रहे होते हैं, और लैब को समझ रहे होते हैं, सुपरवाइज़र को समझ रहे होते हैं। 6 महीने पूरे हो जाते हैं, चलें जी वापस, काम ही नहीं हो पाता। इरसिप का फ़ायदा आपको ये है कि आप क्लियर प्लान के साथ जाएं, डे 1 या फर्स्ट वीक के अंदर आप अपनी एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दें और वहाँ डट के एक्सपेरिमेंटेशन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो पाकिस्तान में नहीं मिल पा रहे। तो आप कोशिश करें कि वहाँ जितनी आपकी एक्सपेरिमेंटेशन रह गई है वो वहाँ मुकम्मल करें। साथ साथ अपना जो राइटअप है वो भी कंप्लीट करते जाएं, फ्री वक्त में राइटअप करें, क्योंकि आपका सुपरवाइज़र इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अगर बिलोंग करता है या बाकी उसके पास अच्छा नॉलेज है, तो वो आपकी लिखे राइटअप को इम्प्रूव करता जाएगा, जो इसके अंदर इंग्लिश और बाकी प्रेजेंटेशन की जो डेफिशिएंसीज होगी वो दूर हो जाएंगी।
मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इरसिप के बाद जब आप पाकिस्तान लैंड करें, यू मस्ट हैव अ कॉपी ऑफ थीसिस ड्राफ्ट इन योर हैंड, जो आप अपने सुपरवाइज़र को दे सकें, ले जी इसे पढ़ लें अब, ताकि हम जो है वो अगली तरफ जा सकें। 8th नंबर पे वही कि जब आप थीसिस ड्राफ्ट के साथ आएंगे तो इमीडिएटली आप अपने डिफेंस के लिए अप्लाई करें, डेट्स चेक करके डिफेंस दें, उसमें जो भी सजेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके अपना थीसिस सबमिट कर दें फॉर एक्सटर्नल एवेल्युएशन। और ये आपको 6th सेमेस्टर के पहले ही जो वीक्स हैं उनमें कर लेना चाहिए, ताकि अब वो 1-2 महीने तो बाहर जाएगा, एवेल्युएशन हो के आएगी, तो वो जो कमेंट्स हैं वो भी आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो फिर ही आप 3 साल या 3.5 साल के अंदर अंदर अपनी पीएचडी को मुकम्मल कर सकते हैं। वरना देखिए, एक भी जगह पे कहीं कोई डिले आ जाए तो आप जितना मर्जी बाकी काम कर लें, एक भी डिले जो है वो आपकी डिग्री को डिले कर देगा। अब इन सारे 8 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए आपको 2 प्रिंसिपल पे और काम करना पड़ेगा, जो थ्रू आउट द कैरियर भी आपके साथ रहेंगे। मीट योर पीएचडी रिक्वायरमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। कोर्स वर्क की रिक्वायरमेंट्स, साइनॉप्सिस सबमिशन डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स, कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट्स, रिसर्च पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट और थीसिस सबमिट करने की रिक्वायरमेंट्स हमेशा पहले जितना जल्द हो सके उतना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हाफ हार्टेड काम करें, लो क्वालिटी काम करें, नो, काम की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एज अर्ली एज पॉसिबल करें। इसमें मेरी सजेशन ये है कि देखें, अल्लाह ताला हमें क्या कहता है, जवानी की इबादत जो है वो बुढ़ापे की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। नमाज अव्वल वक्त में अदा करनी चाहिए। तो हमारा कुरान और हमारा दीन तो हमें खुद ही ये कह रहा है कि जितना जल्द हो उतना उस काम को सर अंजाम दे दे, उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगी। आपको नहीं पता कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कुछ और मामलात हो जाएं, उन मामलात, उन डिले टाइम से बचने के लिए यही बेहतर है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जितना जल्दी मीट कर सकते हैं वो उतना ही आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। और लास्ट प्रिंसिपल, जो ये आखिरी 2 प्रिंसिपल सारी चीज़ों को कवर करेंगे थ्रू योर कैरियर, और ये है हार्ड वर्किंग रहें, लेथार्जिक ना हो, लेज़ी ना हो, कल कर लेंगे, कोर्स वर्क चल रहा है, लैब जाने की क्या ज़रूरत है, अभी दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं, मूवी देख लेते हैं। हार्ड वर्क डे 1 से पीएचडी स्कॉलर मस्ट बी अ सोल्जर की तरह ही इस जंग को लड़ें, हार्ड वर्किंग रहें, क्लास पढ़ें, क्लास पढ़ने के बाद सुपरवाइज़र के पास, लाइब्रेरी में अपने टाइम को अच्छी तरह से यूज़ करें। वही टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आप 5 साल में डिग्री कर लें या आप 3 साल में डिग्री कर लें, देख लें टाइम स्पेंड बराबर ही रहेगा। होगा क्या, 5 साल में अगर करेंगे तो टाइम स्पेंड 4 से 5 घंटे होगा, 3 साल में करेंगे तो 8 से 10 घंटे हो जाएगा। हार्ड वर्किंग रहें, अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ करें, जल्दी पीएचडी कर जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे, जॉब मार्केट में आ जाएंगे, अपने सैलरी आपकी एज अ प्रोफेसर ज़्यादा होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज़्यादा होगी। और आखिरी चीज़ है प्रोएक्टिवनेस, पहले ही आपको पता हो कि ये डेडलाइन आने वाली है और डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले ही सारी चीज़ें मुकम्मल हो। ये ना हो कि कल डेडलाइन है और आज आप सुपरवाइज़र को थीसिस देने सर पढ़ लें और इसमें नॉलेज में इजाफा कर दें, ऐसे नहीं होता। आपकी पीएचडी है, आपको ओन करनी पड़ेगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी पीएचडी जो है वो टाइम पे मुकम्मल होगी। तो मेरी नज़र में ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप दोनों सूरतों में मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर आप इन 10 प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी पीएचडी को टाइम से ख़त्म कर पाएंगे। यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मौजूद होगी, आपको पसंद आए अपना फीडबैक दीजिए, कोई रिव्यू है वो दीजिए, कमेंट्स दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकें और इस पर अमल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।